सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द पंडित्स का ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट होता है वो मॉक टेस्ट नंबर 6 लाइव मॉक टेस्ट जो कि आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं चाहे सीजीएल हो सीएचएसएल हो इवन बाकी और परीक्षाओं के लिए भी आप इस को टारगेट कर सकते हैं। इस मॉक से आप तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट रहता है। जो अपडेटेड चीज़ें हैं लगभग सारी इसमें इनकॉर्पोरेट ये लोग करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हर वीक होता है, सैटरडे से लेकर मंडे तक ये लाइव रहता है और फिर इसके बाद में इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है और इंग्लिश का तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ही कराता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर आप ये मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो द पंडित्स का है सर्च कर लेना, द पंडित्स ऑफिशियल, उसके थ्रू जाके दे सकते हैं या पंडित्स का ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट के थ्रू भी दे सकते हैं। अभी रिसेंटली ऐप में काफ़ी सारे अपडेट्स भी करें इन लोगों ने। तो मतलब यू शुड ट्राई। अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो फिर आप में अपना खुद का डिसीजन है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको ट्राई तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, सुनाओ। पहला क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्शन का है। द हाईली डेकोरेटेड कमांडोज, सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है, द हाईली डेकोरेटेड कमांडोज। अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है मेरे भाई, द हाईली डेकोरेटेड कमांडोज, मार्च्ड आपका क्या है, वर्ब है। और मार्च्ड हाउ, कैसे मार्च कर रहे थे, तो हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तो प्रोफेशनली आपका एडवर्ब है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और कहाँ पे मार्च कर रहे थे, तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द परेड, परेड में। परेड कब थी, तो यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। और कहाँ पे थी, तो एट द राजपथ। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से जो पता होनी चाहिए कि अगर एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल एडवर्ब्स आते हैं जो कि एंड पोजीशन में आने होते हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते थे अक्सर करके एम पी टी। यानी कि पहले हम मैनर बताते हैं, फिर हम प्लेस बताते हैं, फिर हम टाइम बताते हैं। ये वाली चीज तो आप हमेशा ही ध्यान रखें कि पहले प्लेस आता है फिर टाइम आता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ तो एट द राजपथ ये आपका क्या है, आप कहोगे सर प्लेस है। यस्टरडे आपका क्या है, आप कहोगे सर टाइम है। तो ये तो टाइम पहले प्लेस बाद में हो गया, उल्टा हो गया ना। एमपीटी के हिसाब से अपन को यस्टरडे को पीछे लिखना चाहिए और एट द राजपथ को आगे लिखना चाहिए। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। सो द हाईली डेकोरेटेड कमांडोज, जिसमें से कमांडोज नाउन है, डेकोरेटेड एडजेक्टिव है। हाईली आपका यहाँ पे एडवर्ब है, हाईली का मतलब यहाँ पे वेरी के सेंस में आता है, यानी बहुत ज्यादा है ना। और आर्टिकल द है क्योंकि हम डेफिनेट कमांडोज की बात कर रहे हैं। मार्च्ड आपका वर्ब है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है। और पास्ट इंडेफिनिट इसलिए करेक्ट है क्योंकि आगे पास्ट का टाइम यस्टरडे आपका दे रखा है। और मार्च्ड हाउ, हाउ का रिप्लाई आपका प्रोफेशनली है। ठीक है, आ जाओ। तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। द अपोजिशन लीडर डिसाइडेड टू डैश द गवर्नमेंट्स इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज ड्यूरिंग द टेलीवाइज्ड डिबेट पॉइंटिंग आउट द स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शंस इन द ऑफिशियल रिपोर्ट। अब देखो, जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, क्या वो कॉल बैक कर सकते हैं? क्या किसी पॉलिसी को अपोजिशन वाले कॉल बैक कर लेंगे? नहीं। कॉल बैक करने का मतलब होता है वापस बुलाना किसी को। अब वो वापस तो नहीं बुला लेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। भाई कॉल ऑफ करने का मतलब होता है कैंसिल कर देना, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, कैंसिल कर देना। क्या अपोजिशन लीडर जो है वो कैंसिल कर देगा? द आंसर इज नो। कॉल अप करना बेसिकली किसी को लाइक मान लीजिए कि एक क्रिकेट टीम का चयन होता है, वहां पे नए खिलाड़ियों का चयन होता है, तो कहते हैं ना कि इंडिया कॉल्ड अप दैट पर्सन, ठीक है, दैट प्लेयर। तो कॉल अप करने का मतलब है किसी सिलेक्शन वगैरह में बुलाना, अक्सर करके उस सेंस में इसको यूज करते हैं, ये भी नहीं बनेगा। कॉल आउट करने का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग। अब अपोजिशन लीडर का काम क्या है, क्रिटिसाइज करना। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है एंड इट इज क्वाइट सिंपल। एक बार देख लेंगे। कॉल बैक बेसिकली वापस बुलाना, रिटर्न करना, बेसिकली कॉल बैक करना एक तो वापस बुला लेने के सेंस में आता है, एक कॉल बैक आपने फोन दोबारा से करना उस सेंस में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे कॉल ऑफ कर देने का मतलब तो रद्द कर देना होता है, कैंसिल कर देना बेसिकली। कॉल अप बेसिकली एक तो फोन करने के सेंस में भी आता है या समन करने के सेंस में आता है, दोनों सेंस में आ जाता है। इफ यू कॉल अप समबडी दैट मीन्स आप उसको कॉल कर रहे हो, फोन कर रहे हो। दूसरा कॉल अप करना है बेसिकली जब किसी को समन किया जाता है, जैसे क्रिकेट टीम ने किसी को समन किया प्लेयर को, वो वाला। कॉल आउट बेसिकली क्रिटिसाइज करना होता है। कॉल इन बेसिकली टू आस्क समबडी टू कम एंड हेल्प, कॉल इन बीच में इंटरप्ट करने के लिए बुला रहे हैं किसी को। और कॉल ऑन करने का मतलब होता है टू विजिट समवन और आस्क टू स्पीक, कॉल ऑन। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब में कॉल के साथ जरूर याद रख लेना। अगला आपका क्वेश्चन है, तो ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द डिफेंस अटॉर्नी आर्ग्यूड दैट, जो डिफेंस अटॉर्नी थे उन्होंने आर्ग्यू किया दैट के द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन, जो एविडेंस थे जो कि प्रेजेंट किए गए, जो कि सामने रखे गए बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, वॉज नॉट पर्टिनेंट, वह पर्टिनेंट नहीं थे। पर्टिनेंट होने का मतलब होता है रेलेवेंट होना। ठीक है, और जैसे रेलेवेंट के साथ टू आता है वैसे पर्टिनेंट के साथ भी फॉर प्रेपोजिशन नहीं आता, टू आता है।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉज नॉट पर्टिनेंट, ये पर्टिनेंट नहीं थे, ठीक है। और किसके लिए, सो पर्टिनेंट टू द केस एंड शुड देयरफॉर, और इसीलिए बी डिसमिस्ड इमीडिएटली, इसीलिए उनको तुरंत डिसमिस कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, तो ध्यान देंगे, देखो फॉर फेमस के साथ, नोन के साथ, रिस्पॉन्सिबल के साथ, सूटेबल के, एलिजिबल के, रेडी के, थैंकफुल के, ग्रेटफुल के, इन सब के साथ फॉर आता है। विथ आता है एंग्री विथ, प्लीज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ, बिजी विथ, फेमिलियर विथ, पॉपुलर विथ, एसोसिएटेड विथ, आप किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा टू किनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, सो मैरिड टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, सिमिलर टू, रिलेटेड टू, अपोज्ड टू, अकस्टम्ड टू, लाइबल टू, इन सब के साथ टू आता है। अबाउट, वरिड अबाउट, किसी के बारे में चिंता करना, कंसर्न्ड अबाउट, क्यूरियस अबाउट समथिंग, ठीक है, एक्साइटेड अबाउट समथिंग, डाउटफुल अबाउट समथिंग, एंग्सियस अबाउट समथिंग, ठीक है, सीरियस अबाउट समथिंग, किस चीज के बारे में आप कैसे हैं, तो अबाउट जनरली बारे में का सेंस देता है। एट देखेंगे, एट बेसिकली अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, स्किल्ड एट, गुड एट, बैड एट, ठीक है, एक्सपर्ट एट, ये सब एट आ जाता है। बाई देखेंगे तो अकम्पनीड बाई, फॉलोड बाई, इंप्रेस्ड बाई, इंस्पायर्ड बाई। इसके अलावा बिटवीन देखोगे तो चूज बिटवीन, डिसाइड बिटवीन, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, डिफरेंस के साथ बिटवीन आता है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रेपोजिशंस, वैसे इसमें सारी प्रेपोजिशन कवर नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि जब प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन है तो कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आपके सामने आ जाएं, क्योंकि बार बार हमें पढ़नी होती है, तो इससे रिवीजन आपका हो जाएगा। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द मैनेजर सब्जेक्ट है अलोंग विथ, किसके साथ में, हिज एंटायर टीम ऑफ डेवलपर्स, जो उसकी एंटायर टीम थी डेवलपर्स की, वर इनवाइटेड। अब जैसे ही आप देखोगे द मैनेजर सब्जेक्ट है अलोंग विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हिज एंटायर टीम ऑफ डेवलपर्स, तो मैनेजर के हिसाब से वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, तो वॉज का प्रयोग होगा, ना कि वर का। जब भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है अलोंग विथ से, एज वेल एज से, या फिर आप कह सकते हैं टुगेदर विथ से, ठीक है, इन एडिशन टू से, इंक्लूडिंग से, एक्सक्लूडिंग से, जब इन तरीके के प्रपोजिशन से एक दूसरे नाउन को जोड़ा जाता है तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आती है, यानी कि फर्स्ट नाउन आती है, इसलिए वॉज का यूज यहाँ पे किया जाएगा। मी एंड माई फ्रेंड्स, अब देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे अगर प्रोनाउन आता है तो वहाँ पे नॉमिनेटिव केस यानी आई का यूज किया जाएगा, ना कि मी का। अच्छा, एडिशनली ये भी ध्यान रखेंगे, जनरली हम आई को पीछे रखते हैं और जो थर्ड पर्सन होता है उसको पहले रखते हैं, तो कायदे से इस सेंटेंस को मैं लिखना चाहिए माई फ्रेंड्स एंड आई आर प्लानिंग, ठीक है, क्योंकि माई फ्रेंड्स और आई मिला के दो से ज़्यादा लोग हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सी डिड नॉट बिलीव हिम, सी सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बिलीव, हिम उसका ऑब्जेक्ट है। बट एक कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन के पहले अक्सर करके कॉमा लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टोल्ड आपकी वर्ब है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे थे तो टोल्ड आपका करेक्ट है, टोल्ड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द ट्रूथ, एनीवे, एनीवे एक एडवर्ब आ जाएगा। आप कहोगे कि एवरीथिंग लुक्स फाइन, बिकॉज एवरीथिंग लुक्स फाइन, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं, इट वॉज हर, इट सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है। जब भी सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद अगर हम किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है, इट वॉज हर नहीं लिखेंगे, इट वॉज सी, इट वॉज सी हु ऑर्गेनाइज्ड द एंटायर इवेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट। बाकी सब में एरर था, एक ही ऑप्शन था जिसमें एरर नहीं था, एंड दैट्स ऑप्शन सी, एंड दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सर। अगला आपका क्वेश्चन है, आफ्टर द surgery the patient began to deteriorate rapidly and was discharged from the hospital in high spirits. In high spirits shows positive meaning. सर्जरी के बाद द पेशेंट यानी कि जो पेशेंट था बिगन टू डैश, अब इसको डेटेरियोरेट पढ़ोगे तो मीनिंग गलत ही निकलेगा, डैश पढ़ लो। उसने बेसिकली डैश करना शुरू किया, कैसे, रैपिडली यानी तेजी से, एंड वॉज डिस्चार्ज, और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से हाई स्पिरिट्स में। भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब करेंगे, ठीक होगा कि बीमार होगा, ठीक होगा, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेचर का वर्ड चाहिए, ठीक है। रिलैप्स नेगेटिव है, जो दे रखा है वो तो नेगेटिव है ही। स्टैग्नेट तो बेसिकली होता है स्थिरता आ जाना, स्टैग्नेंट हो जाना, स्टैग्नेट हो गया है ना, नॉट पॉसिबल। रिक्यूपरेट का मतलब होता है रीगेन करना, हेल्थ रीगेन करना, यही सेंस है। सर्जरी के बाद में हेल्थ जो है अपनी रीगेन कर रहा था, सो रिक्यूपरेट आपका बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स, companies that remain dash and refuse to modernize their infrastructure often find themselves obsolete within a decade। तो बेसिकली जो मॉडर्नाइज नहीं करते हैं, जो चेंज नहीं करते हैं, यानी कि हमें ऐसा शब्द दिखाना है आगे एंड के बाद रिफ्यूज टू मॉडर्नाइज, यानी कि जो हट टाइप का, जिद टाइप का वर्ड हो ना, वो दिखाना है हमें, नेगेटिव नेचर। वर्सटाइल तो बेसिकली वो होता है जो समय के साथ ढल जाए, वर्सटाइल है, बहुत वर्सटाइल है, यानी कि हर तरीके का काम कर ले, तो ये तो नहीं पॉसिबल है।
मेलिएबल का मतलब भी होता है जो किसी में भी मिल जाए, जो मिलने लायक हो वो मेलिएबल, मिलने के एबल मेलिएबल, ठीक है। आगे ओवर्ट का मतलब होता है जो ओपन हो, ओपन है यानी कि वो चीजों को चेंज कर सकता है। इनट्रांसिजेंट का मतलब ही होता है बेसिकली जो एकदम हठी टाइप का है, बिल्कुल बदलने को तैयार नहीं है, ठीक है, कोई बेसिकली उसमें बदलाव नहीं ला सकता, तो ये करेक्ट आंसर होगा। आगे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो ये तो 4 सेंटेंस लग रहा है, अच्छा एक ही है, बड़ा है लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। द न्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है। इन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इट्स एम्बिशियस बिड, और किस चीज के लिए बिड कर रहे हैं, बिड का मतलब है प्रयास। 2+V1 पर्पज बताने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करना है किसको, द रूरल लैंडस्केप, जो रूरल लैंडस्केप है उसको ट्रांसफॉर्म करने की। अब क्योंकि गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ जाएगी हैज। आगे नॉट ओनली से जोड़ा गया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंस्ट्रक्टेड। अगर नॉट ओनली हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लगाया है, यानी कि बट ऑल्सो को भी हमें कहाँ यूज करना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर आपका ईदर और, या फिर आपका नीदर नॉर, ये आपके को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, और इनको हम इस तरीके से यूज करना चाहिए जिससे कि बेसिकली हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए जो कि पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करें, सेम रैंक स्ट्रक्चर को फॉलो करें। इधर इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट, इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब, इधर अगर आपका बेसिकली हेल्पिंग वर्ब से पहले तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाओ, इधर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाओ, मतलब सेम रैंक स्ट्रक्चर। नाउ कंस्ट्रक्टेड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ हाई टेक सेकेंडरी स्कूल विथ प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है मॉडर्न एमिनिटीज, एमिनिटीज यानी जो सुविधाएं होती हैं, बट ऑल्सो अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं। अब हमें पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सोचना थोड़ा मुश्किल काम है ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या ये जो कंस्ट्रक्टेड वर्ब थी ये इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी वर्ब बन सकती है, मैं तो कहूँगा बन सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एकदम करेक्ट बात है। यानी कि ये वर्ब दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब है कि ये जो नॉट ओनली है ना, ये जो दो वर्ब को नहीं जोड़ना चाह रहा है, वर्ब तो कॉमन है, ये दो इन चीजों को जोड़ना चाह रहा है, एक तो हाई टेक सेकेंडरी स्कूल और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यानी कि अगर बट ऑल्सो का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले किया गया है तो नॉट ओनली का प्रयोग भी ऑब्जेक्ट से पहले होना चाहिए, और यहां पे हमें नॉट ओनली को लिखना चाहिए। तो हमें लिखना चाहिए कि द न्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इन इट्स एम्बिशियस बिड टू ट्रांसफॉर्म द रूरल लैंडस्केप हैज कंस्ट्रक्टेड नॉट ओनली अ हाईटेक सेकेंडरी स्कूल विथ मॉडर्न एमिनिटीज बट ऑल्सो अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर द पुअर। और कौन से पुअर, जो कि रिसाइड करते हैं, हु रिसाइड को रिड्यूस करके रिसाइडिंग आपका पार्टिसिपल में ब्रेक कर रखा है। इन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स। आप कहोगे बाकी सब एब्सोल्युटली फाइन है, बी पार्ट में आपका एरर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इट होमोनिम पूछा है ऑब्जेक्ट का। तो दे डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्शन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, यानी किसी चीज को बेसिकली टोकने की बात कर रहे हैं। और किसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो टू द न्यू रेगुलेशंस, जो न्यू रेगुलेशंस आए ड्यूरिंग द मीटिंग। अब देखो जब भी इस प्रकार का होमोनिम पूछा जाता है कि एक सेंटेंस में एक वर्ड है और नीचे 4 सेंटेंस और है, उनमें से 3 सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट का यही मतलब होगा जो यहाँ पे है, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्शन करना होगा। और एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें ऑब्जेक्ट वर्ब का मतलब ऑब्जेक्ट शब्द का मीनिंग जो है वो कुछ डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंट वाला एक सेंटेंस है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो द साइनी ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट का मतलब है वस्तु, जो साइनी ऑब्जेक्ट था इन द डिस्टेंस कॉट द ट्रेवलर्स आई, यानी कि ये तो डिफरेंट मीनिंग है, यानी कि दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी फिर भी देख लेते हैं। मैनी रेजिडेंट्स ऑब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, सही बात है। आई मस्ट ऑब्जेक्ट इफ यू इंटेंड टू स्किप द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, अगर स्किप करोगे तुम प्रोटोकॉल्स को तो मैं ऑब्जेक्शन करूंगा, सही बात है। डिड एनीवन ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजल, क्या ऑब्जेक्शन किया किसी ने, तो इन तीनों में ऑब्जेक्शन का सेंस है, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है PQRS का क्वेश्चन, सो लेट्स सी, देखते हैं एक बार। दिस इंक्लूड्स, व्हाट इंक्लूड्स, वी कैन शुड नॉट स्टार्ट विथ ए, ऑप्शन भी नहीं है। देयरफॉर से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयरफॉर से अगर शुरू कर दिया तो बेटा जी गड़बड़ ये हो जाएगी कि देयरफॉर तो रिजल्टेटिव वर्ड है, और रिजल्टेटिव वर्ड्स लास्ट में आते हैं, इसीलिए बी से शुरुआत नहीं होगी। अब तीनों ऑप्शन सी से हैं, तो पक्की शुरुआत सी से ही होगी, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली यूज वेरियस फाइनेंशियल स्किल्स। अब देखो, अब इस स्किल्स में अगर हम यहाँ पे देखें ना, विदाउट दीज फंडामेंटल स्किल्स, यानी कि ये इसके बाद ही आएगा। अच्छा, दिस इंक्लूड्स व्हाट, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज, दिस का मतलब है किसके लिए आया है, तो दिस यहाँ पे आया होगा, पक्का बात है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या क्या शामिल है,
अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज क्रेडिट कार्ड्स और अवॉइड करना हाई इंटरेस्ट डेट ट्रैप्स को, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये जो फंडामेंटल स्किल्स हैं, इनके बिना यंग एडल्ट्स जो हैं वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं विद बेसिक टास्क लाइक टैक्स फाइलिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग। इसीलिए इन सबको इंटीग्रेट करना जरूरी है। एक तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात यह है कि देयर फोर जो वो रिजल्टेटिव वर्ड है ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये लास्ट में आएगा, तो दो ऑप्शन ही बचते हैं। अब हमें ये देखना है कि डी पहले या ए पहले। देखो जैसे ही आपने देखा ना फाइनेंशियल लिटरेसी, यहाँ पे दिस इंक्लूड्स आ रखा है, दिस क्या, तो दिस फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। डी में ऐसी कोई भी सिंगल चीज नहीं है जिसके लिए दिस लगाएं आप, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल लिटरेसी में ये इंक्लूडेड है। तो पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला आपका क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। वॉइस चेंज करनी है। कुड हैव बीन एक्सप्लेनिंग, तो कुड हैव बीन को तो रखेंगे ही, ठीक है। फिर आगे क्योंकि एक्सप्लेनिंग है तो बीइंग आ जाएगा, और फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट था ये मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। कुड हैव बी बीइंग कर दिया है बेटा, हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। कुड हैव एक्सप्लेन्ड, ये तो परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आईएनजी थी। कुड हैव बीन बीइंग एक्सप्लेन्ड, आप कहोगे करेक्ट आंसर है। टोपोलॉजी कुड हैव हैड, हैड अलग से लगाने की जरूरत नहीं थी, और डबल बीन लगाने की जरूरत नहीं थी। आगे देखेंगे। द लॉयर said that had the evidence not been tampered with, the verdict could have been different. अगर एविडेंस से टेम्पर नहीं किया गया होता तो वर्डिक्ट अलग हो सकता था। अब देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है, जो कि अगर आपने मेरी सिलेक्शन सीरीज की वो वीडियो देखी है कंडीशनल सेंटेंसेस वाली, मूड एंड कंडीशनल वाली, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया है। और कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि नरेशन में टेंस चेंज नहीं होता है, खास करके सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल का टेंस चेंज नहीं होता है। उसमें टेंस चेंज नहीं होता है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब है जो यहाँ है ओरिजिनल में भी वैसे ही रहा होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे इफ वाली क्लॉज कर दी, यहाँ पे इफ वाली कर दी, तो इफ वाली आपको करनी नहीं है क्योंकि ओरिजिनल में इफ वाली नहीं थी। हेड से ही आएगा, यहाँ भी हेड से, हेड से यहाँ पे है। यहाँ पे नॉट है, लेकिन क्या इसमें नॉट आपको दिखाई दे रहा है? क्या इसमें दिखाई दे रहा है? लेकिन बेटा नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है या बाद में? आपको बाद में होता है, इसका मतलब यही ऑप्शन बचा, यही करेक्ट आंसर है। वैसे भी इसमें से लॉयर वॉयर को हटा रखा है, तो ई वाले में से वैसे भी नहीं बनता ये, ठीक है। सेड द लॉयर। आगे देख लेते हैं भाई। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आप स्ट्रगल करते हो ग्रामर से और आपको लगता है कि यार ग्रामर अच्छे से आपको सीखनी है, तो यार यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। आप एक बार इस वीडियो को देखो जरूर, आपको बहुत मजा आएगा, इसको देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बच्चे देख चुके हैं ऑलरेडी, एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगा कि ये वीडियो वर्थ इट है इसके कंटेंट में वो दम जो आपने देखा। देखो भाई, अब ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। क्लोज टेस्ट रिलेटिवली इजी आते हैं आजकल, बस CGL 25 में अचानक से 6-7 क्लोज टेस्ट वो किसी दूसरी दुनिया से आ गए थे अचानक। द EU's टॉप ग्लोबल वार्मिंग एडवाइजरी बॉडी, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो टॉप ग्लोबल एडवाइजरी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग एडवाइजरी जो बॉडी है, जिसका नाम है द यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, इसकी बात ये यहाँ पे कर रहे हैं। द यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, इस बोर्ड की बात कर रहे हैं वो। और किस पे? ये ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका फुल फॉर्म मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ दे रखा है ESABCC हैज कॉल्ड ऑन, उन्होंने कॉल ऑन कराया बेसिकली क्या? द ब्लॉक्स मेंबर्स टू फाइंड वेज। बेसिकली कॉल ऑन करने का वही है, उनको इनवाइट करा, एक तरीके से बुलाया है एक तरीके से कि भैया ये काम करो, तुम ये काम करके दिखाओ। टू फाइंड वेज टू डील विथ समथिंग होता है, किसी चीज से निपटना। तो डील विथ देख लेना, सिंपल है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। टू डील विथ राइजिंग टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर्स जो है उससे कैसे डील करा जाए। द एजेंसीज एडवाइज, जो एजेंसी की जो एडवाइस है किस चीज के लिए? पर्पज बताने के लिए। टू प्रिपेयर फॉर अ टेम्परेचर राइज ऑफ अबाउट 2.5 मतलब 2.8 डिग्रीज सेल्सियस बाई 2000, मतलब 2100 मतलब 2100, यानी कि 2100 वाला जो सन आएगा, जब तक इनका कहना है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बेसिकली 2.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएंगे ऑन एन एवरेज, पर्टिकुलरली सोबरिंग, ठीक है। तो सेल्सियस बाई डैश, सो जैसे ही आप देखोगे ना, अब यहाँ पे द एजेंसीज एडवाइज, ये सब्जेक्ट है, 2+V1 इन्फिनेटिव आ गया, फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर राइज ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अबाउट 2.8% डिग्री सेल्सियस, बाई प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है 2100,
और पर्टिकुलरली सोबरिंग लिख रखा है। अब आप कहोगे सर वो आगे कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है लेकिन हमें वर्ब नहीं मिली अब तक, सब्जेक्ट था लेकिन वर्ब नहीं थी। अब वर्ब हमें लगानी है। सबसे पहले देखेंगे क्योंकि आगे आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म अगर आप वर्ब भी मान लो गलती से तो हैज के बाद आईएनजी नहीं आ सकती है, ये तो गलत हो जाएगा। वैसे ये पार्टिसिपल आप एडजेक्टिव मान सकते हो इसको, है ना, ये बेसिकली पर्टिकुलरली क्या है, सोबरिंग है। दूसरी बात यह है क्योंकि एजेंसीज एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल नहीं आ सकता है, एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया आपका। तीसरी बात जो है, अब आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट में पैसेज चल रहा है या पास्ट में, तो आपको यहाँ हैज आ रखा था, पास्ट में नहीं, यानी कि वॉज नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा, इज, यही करेक्ट आंसर है, इज पर्टिकुलरली सोबरिंग। आगे देखेंगे, फॉर डिकेड्स, कई दशकों तक यूरोपीय मतलब यूरोप्स क्लाइमेट पॉलिसी हैज फोकस्ड, यूरोप की जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसने फोकस किया है ऑन एमिशंस रिडक्शन, कि भैया जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, कमिटमेंट्स वो उसके लिए कमिटमेंट्स हैं। द एडवाइजरी इश्यूड ऑन ट्यूसडे, जो एडवाइजरी इश्यू करी गई ट्यूसडे को, एक्नॉलेजेस दैट, ये एक्नॉलेज करती है दैट मिटिगेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाई मेजर्स टू बिल्ड डैश अगेंस्ट द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ अ ग्लोबल ऑफ अ वार्मिंग वर्ल्ड। अब तक तो ये कहते थे कि बस ना भैया हमें मिटिगेट करना है, चीज़ों को कम करना है, तो लेकिन अब इन्होंने फाइनली एक्नॉलेज कर लिया है कि मिटिगेशन जो है इसके साथ में और क्या करना पड़ेगा, कंपनी के साथ में बाई आ रखा है ना, अकम्पनीड बाई मेजर्स, हमें ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे हम बिल्ड कर पाए। क्या चीज बिल्ड करनी है, अब बिल्ड एक वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, रेजिलियंट एक एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। रेजिलियंटली एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। रेजिलियंस आपका नाउन है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेजिलियंसी एक कॉमन वर्ड नहीं, जनरली इसको यूज नहीं करते, रेजिलियंस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल मतलब ऑफ अ वार्मिंग वर्ल्ड, जो वार्म गर्म दुनिया होगी उसका क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उनसे लिए। इट इज ऑल्सो अ डैश रिकॉग्निशन, ये एक डैश रिकॉग्निशन है। सबसे पहले क्योंकि आर्टिकल ए आ रखा है तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट नहीं आएगा, क्योंकि नहीं तो आर्टिकल एन आता है, तो एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट है। बूमिंग रिकॉग्निशन कोई सेंस नहीं देता है। देख लेते हैं आगे, दैट के जो पेरिस पैक्ट की एम्बिशन है ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इज इंक्रीजिंगली आउट ऑफ रीच, ये भी एक रिकॉग्निशन ही है। अगर देखो उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी तो पेरिस पैक्ट जो था, जिसकी एम्बिशन थी कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था ना ग्लोबल वार्मिंग का, उससे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि हम इसको तोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो मान ही लिया, इनडायरेक्टली मान लिया, तो बूमिंग का कोई सेंस नहीं है। इट इज ऑल्सो स्टेटेड रिकॉग्निशन, नहीं स्टेटेड नहीं है, स्टेट नहीं किया गया है। इट इज अ टैसिट, यानी कि इनडायरेक्ट एक रिकॉग्निशन है कि उन्होंने मान लिया है कि पेरिस पैक्ट की जो एम्बिशन है वो बेसिकली अब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, है ना, ये आउट ऑफ रीच है, ये कह सकते हैं। मोस्ट स्टडीज आइडेंटिफाई यूरोप, ज्यादातर स्टडीज आइडेंटिफाई करते हैं यूरोप को एज द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट, कि ये सबसे ज्यादा गर्म होता हुआ कॉन्टिनेंट है। पता नहीं ये पुराना पैसेज होगा, आजकल तो मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा तेज वार्म कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्लड्स, लीथल हीट वेव्स एंड डैश फॉरेस्ट फायर्स। अब कैसी फॉरेस्ट फायर्स, कंस्ट्रक्टिंग फॉरेस्ट फायर से कुछ बनता है, बिल्कुल नहीं। डेवेस्टेटेड का मतलब है वो खुद डेवेस्टेटेड है, जैसे आई एम टायर्ड, लेकिन क्या फायर्स को टायर्ड कहोगे? फायर्स हमें परेशान करेंगी, वो हमें डेवेस्टेट करती हैं, वो दुनिया को खराब करती हैं, तो डेवेस्टेटेड नहीं, डेवेस्टेटिंग आपका करेक्ट आंसर हो सकता था। रीस्टोर्ड फायर्स नहीं, आगे डेवेस्टेटिंग दे रखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फायर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑफ दिस डिकेड आर वार्मिंग द ईयू पॉलिसी मेकर्स, ये वार्न कर रही हैं ईयू पॉलिसी मेकर्स को, दैट ईयू पॉलिसी मेकर्स हैव टू फाइंड वेज टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट लाइवलीहुड्स, कि इनको भैया रास्ते तो ढूंढने पड़ेंगे। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। देखो मेजर पार्ट क्लोज टेस्ट ही होता है किसी भी मॉक में, ये आसानी था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। स्पेलिंग देख लेते हैं। कॉलोमीटर, कोलोमीटर, ये तो एक मीटर होता है आई गेस, ये इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के लिए होता है, तो COULOMETER, वैसे तो यही होती है स्पेलिंग जहाँ तक, लेकिन फिर भी अगर श्योर ना हो ना तो ऐसे इस पे मार्क लगा दो, क्योंकि आपको ढूंढना है एक ही करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि 3 इनकरेक्ट होंगे, तो मे बी आप 3 में से कोई ऐसा देख लें। मान लो स्पेलिंग के क्वेश्चन में समटाइम्स ऐसा आपके साथ होगा, आपने पहली स्पेलिंग देखी और आपको नहीं पल्ला पड़ा कुछ भी, मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन को छोड़ो मत। समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि हम सिर्फ एक वर्ड हमारा आंसर मार्क कर जाए। मैं पूछा है कि एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो सकता है इसमें, एक करेक्ट में सीधे मिल जाए, वेरी मच पॉसिबल, या हो सकता है मैं तीनों के तीनों में कुछ इनकरेक्ट दिख जाए तो हम कह देंगे यही करेक्ट रहा होगा। देख लेते हैं।
दूसरा है हायरार्की, तो हायरार्की तो स्पेलिंग ही गलत दे रखी है इन्होंने। हायरार्की होता है HIERARCHY, जो बेसिकली वो होते हैं ना लेवल्स, इस लेवल पे ये, इस लेवल पे ये, तो उसको हायरार्की बोल देते हैं। अब है क्विन के जेनेरियन, ये जो 50 से मतलब 51 से 59 साल की एज के जो लोग होते हैं ना उनको बोल देते हैं ना। तो QUIN एकदम सही है, QU एक क्विन कुआ एकदम सही है। और जेनेरियन GENRIAN, क्विन कुआ जेनेरियन GENARIN, जेनेरियन होता है GENARIN। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी ए आना चाहिए इसमें, तो आप कहोगे सर ये भी इनकरेक्ट हो गया, दो दो तो इनकरेक्ट हो ही गए। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा अल्फैक्ट्री, और उसी से अल्फैक्टोफोबिया हो गया। ठीक है, तो अल्फैक्टो, ऑल ये OL वाला होता है, FACT होता है, CET हो जाएगा तो स का साउंड आ जाएगा। ये तो फैसेटो हो गया, तो फैक्टो आप कहोगे 3 जगह तो एरर मिल ही गया, तो इसका मतलब है यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। सिनोनिम पूछा है एक्सॉर्बिटेंट का। एक्सॉर्बिटेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आउटरेजियस ये भी ज्यादा कोई दिखाता है, लेकिन जनरली थोड़ा सा ना उकसावे और मतलब भड़काव की चीजों को दिखाता है। फोर्ज करना तो फर्जी बनाना होता है। मॉडेस्ट तो एंटोनिम में आ जाएगा। आउटलैंडिश तो कोई जो बाहर का होगा, एलियन टाइप वो होगा, तो आउटरेजियस ही करेक्ट आंसर है। एक बार ये सारे वर्ड्स देख लेना। और एक्सॉर्बिटेंट यानी अनरीजनेबली हाई, स्पेशली प्राइस, डिमांड, अमाउंट। तो जैसे और एक्सॉर्बिटेंट है वैसे आउटरेजियस आपका आ सकता है। एक्सेसिव भी हो सकता है, एक्स्ट्रावेगेंट भी हो सकता है, इन्फ्लेटेड भी हो सकता है। आउटलैंडिस की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंज है। बिजायर हो सकता है, स्ट्रेंज हो सकता है, अनयूजुअल इन अपीयरेंस यानी कि बिजायर, ऑड, एक्सेंट्रिक, वियर्ड। इवन इसको एलियन से भी आप सिनोनिम में ले सकते हैं। फोर्ज करना यानी कि कुछ फर्जी चीज बनाना, तो फॉल्सिफाई करना, काउंटरफीट करना, फेक करना या फेब्रिकेट करना। और मॉडेस्ट का मतलब है जो कम संख्या में हो। ठीक है, तो हम्बल, मॉडरेट, अनप्रेटेंसियस और सिंपल। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिसेंटर, डिसेंटर का बेसिकली पूछा है आपसे एंटोनिम। देखो डिसेंटर बेसिकली क्या होता है ना, डिगअप होता है, किसी चीज को खोदना। डिगअप का सेंस देता है डिसेंटर। ठीक है, किसी चीज को खोजना मतलब खोदना। वेंटिंग तो नहीं बनेगा, वेंट करने का मतलब होता है ना अटर करना, अपने एक्सप्रेशंस को मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो वहीं से वेंटिंग उसकी आईएनजी फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बनेगा। टॉल्टिस तो जनरली डल चीजों के लिए लगा देते हैं, ये भी नहीं बनेगा डिसेंटर का। तो हेफ्टी का मतलब जो ज्यादा चीजें होती हैं उनको बोल देते हैं हेफ्टी। एंटर करने का एक मतलब होता है चीजों को बेसिकली जमीन से मतलब जमीन में गाड़ना, एक तरीके से जमीन में गाड़ना। जैसे डिगअप करना, उखाड़ना होता है ये। तो आप कहोगे सर ये एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सारे वर्ड्स। तो वेंट करने का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग, रिलीजिंग एयर। ठीक है, रिलीजिंग या एयरिंग या डिस्चार्जिंग कह सकते हैं वेंटिंग, एक्सप्रेस करना स्ट्रॉन्ग इमोशंस को है ना वेंट का। डॉल्टिस वही स्टूपिड कह सकते हैं, डल कह सकते हैं, इडियोटिक कह सकते हैं, फुलिश जो एकदम बेकार सा हो है ना उसको ही। हेफ्टी बेसिकली लार्ज, हैवी, सब कॉन्टिनेंटल, नहीं सबस्टेंशियल, नॉट सब कॉन्टिनेंटल, सबस्टेंशियल इन अमाउंट और साइज, जो ज़्यादा बड़ा होता है। और एंटर बेसिकली किसी को दफनाना, एंटोम्ब करना, ले टू रेस्ट करना, दफनाने के सेंस में। द न्यूज़ अबाउट द सेलिब्रिटीज डेथ वॉज अ डेथ। हॉक्स, हॉक्स कॉल्स आती हैं, ये तो पूछना भी नहीं चाहिए आपको। अर्डुअस तो बहुत मेहनती टाइप का होता है। मैसिव जो बहुत बड़ी होती है। मीलो बेसिकली नहीं बनेगा, तो सारे सिंपल ही हैं ये तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। येलो प्रेस आपका ईडियम है, जिसका मतलब होता है जो सेंसेशनल न्यूज़ पब्लिश करते हैं ना वो। सिली नहीं होगा, सरेंडर नहीं होगा, हिडन और एम्बैरेसिंग सीक्रेट नहीं होगा, जर्नलिज्म दैट इज सेंसेशनल और बायस्ड। नेक्स्ट देखेंगे आगे। टार्डी, टार्डी आप कह सकते हैं जो स्लगिस है, जो स्लो है, जो लेजी है, उसको जनरली टार्डी बोल देते हैं। तो क्या पूछा है इसका सिनोनिम ही पूछा है। पंक्चुअल तो एंटोनिम में आएगा, स्लगिस सही बन सकता है। ड्रेवल भी नहीं बनेगा, मर्ज भी नहीं बनेगा। ड्रेवल भी नॉन सेंसिकल होता है, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल सेंस ना हो। मर्ज करना यानी मिला देना। ठीक है, एक बार सारे वर्ड्स देख लेना। तो पंक्चुअल जो टाइम पर हो, स्लगिस जो बेसिकली स्लोली काम करे है ना, ड्रिवल बेसिकली जो सिली हो, मर्ज तो आप जानते हैं चीज़ों को मिला देना है ना। तो इनके सारे सिनोनिम्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, एक बार देख लेना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला आपका क्वेश्चन है द एड्रॉइट यूज ऑफ। एड्रॉइट का मतलब होता है कुशल, निपुण। इसका एंटोनिम पूछा है एड्रॉइट का। तो इसका तो इनेप्ट पहला ही दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरोइक तो जो हीरो जैसा एक्ट करे, हीरोइक। फ्रूगल जो कंजूस होता है। फ्रिस्क, सर्चिंग एंड फ्रिस्किंग। फ्रिस्क का मतलब होता है सर्च करना किसी जगह को। ठीक है, तो फ्रिस्क भी आपका इसका नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो एक बार देख लेना। इनेप्ट यानी हैविंग नो स्किल, क्लमजी और इनकॉम्पिटेंट। स्किल्ड, कैपेबल, कॉम्पिटेंट,
अडेप्ट ये इसके एंटोनिम बनेंगे, एड्रॉइट भी इसका एंटोनिम बनेगा, हेरोइक बेसिकली एंटोनिम में आ जाएंगे, कावर्डली, टिमिड, वीक, फियरफुल, ये सब है ना। और फ्रूगल बेसिकली केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, लेविस, प्रोडिगल, ये सब है ना। आगे फ्रिस्क बेसिकली सर्च करना किसी को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, एंगर और हेट्रेड। टर्स तो होता है बेसिकली कंसाइज, छोटा, है ना। अब म्यूजिया बेसिकली होता है एक ऐसी बीमारी जहाँ पे म्यूजिक का सेंस आपको नहीं रहता है, उसको अम्यूजिया बोल देते हैं, ठीक है, बीमारी होती है ये। मॉडस बेसिकली मैनर, तरीका, मोड, मॉडस ऑपरेंडी आपने सुना होगा, क्राइम करने का मॉडस ऑपरेंडी क्या है। और एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी, वही है अपोजिशन, एंगर, हेट्रेड, दुश्मनी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट, द एक्ट ऑफ एंडिंग समथिंग, किसी चीज को एंड कर देना, टर्मिनेट कर देना, तो टर्मिनेशन दे रखा है, करेक्ट। स्ट्रॉलर तो एक तो जो स्ट्रॉल करता है खुद, या फिर वो गाड़ी जिसमें बच्चों को घुमाते हैं ना, स्ट्रॉल करवाते हैं, वो वाली स्ट्रॉलर होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। नर्ड बेसिकली कोई जो, आजकल नर्ड को उस सेंस में भी यूज करते हैं जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन पुराने जमाने की चीजें करता है, उसको भी नर्ड बोल देते हैं ना, तो ये भी नहीं बनेगा। वैलिस बेसिकली जो सूटकेस होता है ना ले जाने लाने के लिए, उसको वैलिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। बाकी आप यू मस्ट चेक आउट इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच 699 के फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको मिलता है। बढ़िया सॉलिड कंटेंट है, जबरदस्त, आप जरूर चेकआउट करना चाहिए। बाकी भाई हमारी बुक्स, वोकैब संजीवनी फॉर वोकैबलरी, इंग्लिश रामबाण फॉर इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट, फॉर्मूला बुक इंग्लिश के रिवीजन के लिए, रिवीजन बुक वोकैब के रिवीजन के लिए, अभ्यास रहे इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए, वोकैब प्रैक्टिस बुक वोकैब की प्रैक्टिस करने के लिए, क्रांति कॉम्प्रहेंशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए। बाकी भाई टेलीग्राम वगैरह जरूर ज्वाइन कर लेना, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, जरूर ज्वाइन करना। बाकी आज के इस मॉक टेस्ट के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।